साक्षी बैठो और कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर करो, पता तो होंगे ही। सबसे पहले जो अनुबंधित लेबर थी जो भारत से और कई देशों से वो लेके जाते थे उसके बारे में बताओ। उनके सामने क्या क्या परेशानी आती थी और आपने जो जो पढ़ा है। ये जो बात है 19th सेंचुरी की है। इसमें जो पूरा संसार था उसके दो पार्ट्स थे, दो साइडेड नेचर थे। पहला कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत हो रही थी कुछ के लिए। इसमें आ रहा है, इसे चेक करो जरा, आ रहा है कुछ की मतलब अच्छी इनकम थी, कुछ के लिए जो लोग गरीब थे उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख भी थे। ठीक है। तो इंडिया में जो इंडिया के जो लोग थे, मतलब जो इंडियन लेबर बन के जो लोग जाते थे वो ज़्यादातर इंडिया और चाइना के जाते थे। इंडिया और चाइना के लोग लेबर बनकर दूसरे देशों में काम ढूंढने के लिए जाते थे। इंडिया के लोग जो उत्तर प्रदेश है, बिहार, सेंट्रल इंडिया इन और तमिलनाडु से यहाँ से निकल के जाते थे और डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब और कंट्रीज़ में काम करने के लिए। वे इसलिए जाते थे क्योंकि सर्कमटेंसेस ऐसे बने थे। वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम पे इंडिया पे, तो ब्रिटिशर कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही थी क्योंकि रॉ मटेरियल तो वे ले जाते थे हमारा कॉटन का, और हमारी इंडस्ट्रीज़ जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चर थे उनके पास कुछ था नहीं, और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वजह से डिक्लाइन होने लगी। लैंड रेंट्स बढ़ा दी उन्होंने, और लैंड्स को उन्होंने माइंस और प्लांटेशन के लिए साफ़ करा दिया गया। ठीक है। और वो टैक्सेस बढ़ा दी उनके ऊपर। अच्छा साक्षी, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें, जो आपने अभी मुझे बताया, आप एक क्वेश्चन आपने पढ़ा और आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन शायद मैं आधा ही कर पाऊँ, 5 नंबर का आंसर है इसका, और आप सोच रहे हो कि शायद इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना लिखा तो शायद 2.5-3 नंबर मिल पाएगा। क्या आप उस स्थिति में हो कि आप उस चीज़ को मैनिपुलेट करके उस 300 वर्ड जो आप लिखने के काबिल हो अभी इस टाइम 500 से 600 तक लेके चले जाओ? ट्राई कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, हाँ। एंड यू हैव रो आइडिया कि ऐसे ऐसे मैं लिख दूंगी, बट आपको ये बिलीव नहीं हो पा रहा कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 या 2.5 तक मैं निपट जाऊंगे। तो क्या आप इस पूरे के पूरे पिक्चर के बारे में डबल लिख सकते हो? वो थोड़ा सा कर लें, रिपीटेड लाइन कर लें, पर रिपीटेड तो नहीं चलता है, मतलब बट थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करके हाँ। बढ़ाना पड़ेगा मामले को। वही वाली चीज़ सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हो उस वाली चीज़ को। पता जैसे हमें आज़ादी कैसे मिली, उस चीज़ को कितना बड़े लेवल पे लिख सकते हो आप? उसके बारे में जितना जैसे सुना बड़ों से, और अपने आप भी जैसे देखा हमने, मतलब टीवी में मूवीज़ में देखा, तो उस तरीके से अपने आप वो तो पता ना, मतलब कर दोगे। और आज की स्थिति में जो आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं उनको आप ट्रांसलेशन में कितना कर पाओगे जब आप आंसर लिखते हो? ऑलमोस्ट कर दोगे। अगर एक बात मैं आपसे एक और चीज़ इसी में ग्रामर में पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रुक गए हो, एक एग्ज़ाम चल रहा है और आपको लगा कि अब आगे हो नहीं पाता और 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, उसके लिए आपके क्या अप्रोच होगी? जो 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, करोगे, छोड़ोगे, दिमाग लगाओगे? पूरा दिमाग लगा के ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर ट्राई करोगे तो मतलब सरेंडर नहीं करोगे, मतलब करना तो है। ठीक है। लेंचो के बारे में कुछ जानना चाहूँगा भाई। लेंचो एक बहुत ज़्यादा फेथफुल पर्सन था, ऑप्टिमिस्ट पर्सन था, उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ठीक है। वो आशा कर रहा था कि बारिश आएगी अच्छी से और मेरा अच्छा हार्वेस्ट हो जाएगा, मेरी जो कॉर्न की क्रॉप है मैं उनसे अच्छा सा अर्न कर पाऊँगा अपने। ठीक है। इससे मेरा लाइवलीहुड भी अच्छा रहेगा। लेकिन उसकी जो वो आशा भी करता है, तो जो सफ़र के टाइम पे जब वे बैठते हैं तो उस टाइम पे बारिश होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो बारिश तो हुई। वो उस बारिश को फील करने के लिए बाहर भी आता है, लेकिन जो उसका डिज़ायर था वो जल्द ही डिस्पेयर यानी उसकी निराशा में तब बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हेल स्टॉर्म आ जाते थे और उसकी पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देते। वो कहता है जो टिंडे आते हैं प्लेग्यू, वे भी कुछ तो छोड़ कर जाते हैं अगर वे किसी की खेत पे आ जाएं अटैक करने के लिए, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो वो अपनी पूरी आशा खो देता है, लेकिन फिर भी वो रात को कंटेंट के अंदर से कितना भी कैसे भी क्वेश्चन आए उसे करने के कैपेबिलिटी तो रखते हो आप, कर दोगे। मतलब वो बड़ा हो या छोटा हो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक लेसन मैं बार बार मैंने बदला नहीं है, एक्चुअली मैं भी उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। मेरी भी एक कीननेस ही है, वही पतझड़ की टूटी।
पत्तियाँ, उसके बारे में आपको क्या तो शिक्षा मिलती है और किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को हमारे सामने रखा है, जो इतना जैसे सोने का एग्जाम्पल दिया तो तरीके का, उसको एक्सप्लेन कर दो। इस पाठ का सार ये है कि जो आदर्श होता है उसको हमने शुद्ध सुनने के साथ तुलना कर दी हमने, क्योंकि जो आदर्श को साथ लेकर चलते हैं, शुद्ध आदर्श होते हैं। शुद्ध आदर्श तो वे जो समाज के जितने भी मूल्य हैं, यानी जो अपने आदर्शों पे समाज में जो परंपराएं पहले से चलती आ रही है उन्हें आगे तक लेकर चलते हैं, एक अच्छे वे में समाज को स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन जो मतलब व्यावहारिकता उसमें मिला देते हैं, तो वे अपने आदर्श को भूलकर व्यावहारिकता के साथ ही चलने लगते हैं उसमें। ठीक। मतलब वे अपना लाभ हानि देखते हैं कि वे इतना व्यावहारिकता में उस आदर्श को व्यावहारिकता के स्तर पर नहीं, व्यावहारिकता को आदर्श के स्तर पर जोड़ते हैं। तो वे सिर्फ अच्छा, अगर किसी व्यक्ति में सिर्फ आदर्श से व्यावहारिकता नहीं है, उसके बारे में कुछ मेंशन हुआ है लेसन में? नहीं। बस मतलब एक ऐसा व्यक्ति कि मतलब व्यावहारिक आदर्श को व्यावहारिकता के कुछ ऐसा व्यावहारिकता में आदर्श मिलाकर चलाओ। मतलब आदर्श आपके आदर्शों को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको अपने आदर्श पूरे अच्छे से लेकर चलना नहीं, और व्यावहारिकता भी उसके साथ। ये नहीं कि अगर कल को कुछ और हो रहा था किसी और की साइड हो जाओ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमने लेसन पढ़ा, तो क्या लेसन में कुछ ऐसा है जिससे कि हमें ये पता चल रहा है? मुझे दिखाना जा रहा है एक हिंदी की किताब 10th। मतलब मैं एक पूछना, जैसे हमारे पास में दो व्यक्ति हैं, एक के पास में आदर्श ही आदर्श है, दूसरे के पास में सिर्फ व्यावहारिकता है, और तीसरे के पास में दोनों है, आदर्श भी है और व्यावहारिकता। क्या इसमें कुछ इस तरीके का जिक्र आया है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। बताया गया कि आपको अपने आदर्शों को अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहिए। मनुष्य वही सफल है, वही अच्छा नागरिक बन सकता है, वही सक्रिय यानी एक्टिव सिटीजन होगा जो अच्छे से अपने समाज में रहेगा, अपने समाज को कुछ नहीं होने देगा। अच्छा, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। अच्छा, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत, ये कारण है उसके मजबूत होने का। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैथ से हम करते हैं। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, पहले इनका मैं जिक्र करता हूँ। इन दोनों में एक ऐसा सवाल बताओ जो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी में डालता है। कोई है ऐसा? नहीं। एक भी सवाल नहीं है ऐसा। अगर मेरे पास में 2 कॉइन्स हैं, हाँ। या सॉरी 2 डाइस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड अदर भी 6 तक, कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे? 36। और अगर मैं कहूँ कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जब दोनों डाइस को साइमल्टेनियसली फेंकने पर 11 आए एज अ सम। ऐसा सवाल तो ऐसे में तो 6 5 और 5 6 2 बार तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36 यानी 1/18। समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हो मतलब वो वाली चीज़। ऐसा कुछ इन दोनों में है जो आपको लैंग्वेज में या ट्रिक्स के रिलेशन में ऐसा लग रहा हो कि ये धोखा दे सकता है मुझे? सवाल वो तो सर ये आएंगे ना कि मीडियन इतना ग्रेटेस्ट है, मोड इतना दे रखा, इनका सम इतना है, जो मतलब वही बड़ी प्रॉब्लम में बना के बस उसको ही वो तो मैं अलग समझ, मैं तो सिर्फ अभी के लिए एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। जितना हमने बेस अगर हमारा मजबूत है, वो एनसीईआरटी वर्ड प्रॉब्लम वाला जो मैटर है वो आरएस अग्रवाल वाला, उसको भी डील करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार मोहर लगा दें कि 100% हम एनसीईआरटी को कर लिए, उसके बाद में जो आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा ही है शायद, मुझे पता नहीं है, आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल अलग अलग, तो जितने भी टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे उन्हें एक बार उनकी लिस्ट बना के 2-3-4 क्लास लगा देंगे एक्स्ट्रा क्लास, तो उसमें वो कवर हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इन 2 चैप्टर्स में कोई वैसी तो प्रॉब्लम नहीं है कि एनसीईआरटी से भी नहीं हो पा रहा है। चौक उठा लो ये सारी नीचे से, आधी चौक उठाओ नीचे से, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। मीडियन में कोई दिक्कत हो? मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले n/2 मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना पड़ता है, n/2। हाँ, फिर उससे जो आता है उससे जस्ट ग्रेटर लेते हैं। उससे क्या निकलता है? उससे मीडियन क्लास निकलता है। ठीक है,
अब हमने मूव किया है ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। वो रिक्वेस्ट थी, मुझे भी ऐसा लगा कि ट्रिग्नोमेट्री को पहले नंबर पे ले लेना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के पहले दोनों एक्सरसाइज बिल्कुल बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनमें। चौथी एक्सरसाइज में आपको कहाँ पे दिक्कतें हैं? चौथी एक्सरसाइज में 8.3 तो शायद छोड़ दिया उन्होंने। 8.4 में क्या क्या दिक्कतें हैं? 8.4 में कुछ ऐसे सवाल हैं जो जिन पे अटकना प्रैक्टिस जितनी करी होता है। प्रैक्टिस उसकी नहीं की है? नहीं, प्रैक्टिस तो करी, मैं कह रही हूँ अटकते तो है किसी सवाल है। ऐसा कोई सवाल जैसे मैंने केशव से बात करी थी या गोविंद या उनसे बात करता हूँ तो वही सवाल का जिक्र करते हैं। वे जो डिवाइड करके, हाँ, तो पीछे वाले जो सवाल हैं 2-3, वो एक तीसरा एक पांचवा है शायद फोर्थ का, उनका जिक्र करते हैं। आपके इस स्तर के अनुसार उन सवालों में दिक्कत है या इसके अलावा कोई ऐसे सवाल हैं? तो हो जाएंगे वो। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में भी तुम्हें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, कर दोगे। लेंचो को जब उसने 70 पैसे भेजे, लेंचो ने जैसे ही लिफाफा खोला तो लेंचो के मन की भावना सबसे पहले क्या आई, ये बताओ। लेंचो सबसे पहले तो उसने जैसे लेटर देखा तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने उसे लेटर भेज दिया सबसे पहले बार। फिर जब क्यों नहीं हुआ? उसे मतलब फेथ था ना, उसे ये था कि भगवान हमेशा हर किसी की मदद करते हैं तो वे मेरी भी मदद करेंगे। हाँ, विश्वास बड़ा था। विश्वास था उसे कि भगवान ने मुझे पैसे भेजे रियल में। तो जब वो लिफाफा खोलता है, जब वो अपने पैसे काउंट करता है, तब वो गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत एक लेटर लिखता है और उसे फिर से पोस्ट कर देता है। उसमें जब वो चला जाता है तो पोस्ट मास्टर देखता है कि वो उसने क्या लिख के गया, क्या पता थैंक यू लिख के गया वो भगवान को। पर वो जब देखता है उसे तो उसमें बिल्कुल ही अपोजिट था, वो उनको ही डांट के चला गया। वो भगवान से उनकी शिकायत करके गया कि भगवान ये लोग तो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, इन्होंने आपने मुझे 100 पैसे भेजे, इन्होंने तो 30 पैसे अपने आप ही रख लिए। तो आगे आप मेल से भेजना है, इससे पोस्ट से मत। हाँ, तो उसने कहा कि अब की बार इनके हाथ में मत देना पैसे। चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं आपके हिसाब से, जैसे आप स्टडी करते जा रहे हो घर पे, या इन कंट्रोल हैं कि आप कर लोगे एग्ज़ाम में? मतलब अगर मैं इस वाले स्तर को बना के रख पाई तो मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगी। आउट ऑफ कंट्रोल लगती हैं कभी कभी, या बीच बीच में कभी कभी? कैसे? मतलब जैसे SST का सिलेबस देखते हैं ना, सिर्फ पता नहीं क्या है, कितना भी पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो 2 दिन में, फिर भी भूल जाते हैं। तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। स्टार्टिंग से फिर दोबारा चैप्टर मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको सभी को एक सलाह दी है, आप हेडिंग तैयार करोगे बना रहे तो कैसे भूलते हो? तो सर उसका मतलब नोट्स बना लिया, उसके बाद भी जैसे मतलब 2-3 दिन बाद रिवाइज करना, फिर भूल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा याद रहता है, हाँ, फिर वो थोड़ा भूल जाता है। थोड़े थोड़े कुछ ज़्यादा बनाना पड़ेगा। 3-4 दिन बाद करते हैं, उसे लगा कि याद हो गया, फिर उसे छोड़ दें, फिर वो सब। अच्छा, SST के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेशली कुछ अलग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? 1-2 दिन का मुझे समय दो, उसके बारे में अलग तरीके से डिस्कशन करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है? थैंक यू। चलो 9 से एक बच्चा आ जाओ। 9 शिवानी अभी तो आई थी ऊपर, दोबारा आना है? 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी? अभी उन्हें आने दो जिनका नंबर नहीं आता है ना। कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेरे से अब तक भी बात नहीं की, जैसे प्रियांशी है और ये स्वाति हो गई है, और ये लड़कों में भी कई बच्चे ऐसे हैं। तुम्हें बुला कौन रहा है फिर? अभी बुला लूँगा। आना है तुम्हें? आना है? अभी आना है? तो इसके बाद देख लेते हैं। नंदिनी बैठो। सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। कंफर्टेबल हो मैथ्स में? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका क्या है? जो पहला रूल हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी को निकालने का, वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें एक भी सवाल कोई ऐसा है जो दिक्कत पैदा करता है? कोई नहीं है। स्टैटिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? सर मीन निकालने का एवरेज, यानी कि एवरेज निकालना होता है। टोटल, हाँ क्या होता है? टोटल अपॉन, यानी कि जितने मतलब उसकी संख्या है वो, जैसे मतलब हमारे पास 10 है काउंटिंग में, हमारा पहले क्वेश्चन 10 नंबर्स का है। टोटल हमारे पास 10 है और ऊपर जितने भी हैं उनका अगर सम करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मोड क्या होता है एक डेटा का? मोड जो
मोस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे ज़्यादा बार आई हुई संख्या। ठीक है, और मीडियन? मीडियन बीच का अगर इवन में निकाल रहे हैं हाँ, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, n/2 प्लस n+1/2 और इन सबके अपॉन में 2 n+1/2। नहीं, n/2 + 1 अपॉन में 2 है सबके। सही तरीके से एक्सप्लेन करो। सारे हो गए हैं, सबसे करा लिया और सबने कर दिया। भार्गव ने नहीं किया? नहीं, जो बच्चे यहाँ पे आए थे करने के लिए उन्होंने गलत भी तो किया होगा। उनका डेटा दिखाओ, दोबारा एक्सप्लेन करो। अगर मेरे पास में 15 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसको मैं कैसे, नहीं हाँ 16 ऑब्जर्वेशंस हैं तो मीडियन कैसे निकालूँ मैं? 16 है। सो इसका मतलब फॉर्मूला, ये कंप्लीट का मतलब क्या समझा जाए? कर दिया। और ये जो वर्ड लिखा है ऐसा इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता। आकाश और देव ने सवाल नहीं किया है, इसे इनकम्प्लीट करो। आकाश और देव ने कोई सवाल नहीं किया यार, ये गलत किया है। क्या सवाल था भाई जो गलत कर दिया? ये तो आधे भी सवाल नहीं है, सारे ही। क्या सवाल दे दिया जो नहीं हुआ? और आकाश पे तो वो हुआ ही नहीं है। कॉपी पे करके देखा है? फिर देखा है करके? अरे बोर्ड से जाने के बाद में प्रैक्टिस करके देखिए उसके। सोलह ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, बताओ। सो मतलब उसका मीडियन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं ना। देखो सबसे पहले मीडियन के लिए हमें टोटल असेंडिंग ऑर्डर में रखना Ascending order है, में पहला रखना है, काम। दूसरा काम, मीडियन के लिए अब जब इवन हो तो सबसे पहले n/2 और n/2 + 1 +1 इतने नंबर के हम दोनों वो उठाएंगे। ठीक है, और उसका फिर हाफ करना है। उन दोनों नंबर्स का हाफ हम करेंगे तो वो निकलेगा। ठीक। हिटलर के बारे में कुछ बताओ। हिटलर के बारे में फर्स्ट, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में, और जो उसका आधा बचपन था यानी जो मतलब उसका जो जीवन था वो आधे से ज़्यादा तो गरीबी में बीता था। ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने एक आर्मी ज्वाइन कर ली थी, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक मैसेंजर की भूमिका निभाई, और भूमिका निभाने के बाद उसने मतलब धीरे धीरे उसकी पोस्ट जो थी आर्मी में वो थोड़ी ऊपर गई, और उसने उसके लिए उसकी ब्रेवरी के लिए उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते, मेडल्स भी जीते। और आगे जैसे थोड़े समय बाद उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया, एक छोटा सा ग्रुप था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसे ज्वाइन करने के बाद जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ी जर्मन वर्कर्स पार्टी की, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम था नेशनलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसको हम नाजी पार्टी भी बोलते हैं। अब नाजी पार्टी जब बन गई तो उसका जो कंट्रोल था सारा वो हिटलर ने ले लिया। अब हिटलर एक मतलब नाजी पार्टी का कंट्रोलर बन चुका था, यानी कि जो उसे लीड कर रहा था नाजी पार्टी का वो हिटलर था। अब हिटलर जो उसे वो लीड कर रहा था तो उसने बहुत सारे इसमें काम भी करे थे। मतलब एक उसने पहले तो इलेक्शन लड़ा था सबसे पहले। उसमें जो उसे कब लड़ा था उसने एक लेवल इसमें दिखाया गया है कि 1928 में और 1932 में उसका लेवल कितना था। ये अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बातें हैं, यानी कि एक ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था उस समय कि वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना उसमें बहुत से चीज़ें ख़राब भी हुई थी। जर्मनी तो हार गया था, दो पावर्स लड़ रही थी, अलायंस और एक्सिस नहीं थी सर, वो थी सेंट्रल पावर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर लड़ रही थी, और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रियन एम्पायर, टर्की और जर्मनी था। और अलायंस में इंग्लैंड, फ्रांस और किस चीज़ का? अलायंस में पहले तो 3 कंट्रीज लड़ रही थी, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया।
लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो किसी को ये रियलाइज़ नहीं था कि ये वर्ल्ड वॉर ज़्यादा लंबी चलेगी। वो सब सोच रहे थे कि जैसे जीत जाएंगे। जर्मनी एक बड़ा देश था तो उसके भी काफ़ी 50% उसके भी चांस थे। यहाँ पे 50% का चांस थे सबके। लेकिन बाद में एक ट्विस्ट हुआ कि मतलब जो यूएसए था ना, यूएसए एक एंड में जुड़ गया। 1917 में यूएसए अलायंस के साथ जुड़ गया। द हैप्पी प्रिंस के बारे में बताओ। हैप्पी प्रिंस का ठीक है। हैप्पी प्रिंस एक राज्य है। पहले तो वहाँ पे एक प्रिंस थे, वो मतलब काफ़ी हैप्पी रहते थे और उनको लगता था कि अगर मैं खुश हूँ तो बाहर की जो मेरी प्रजा है वो भी बहुत खुश होगी, क्योंकि उसको अभी आज तक पता नहीं चला था कि बाहर क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पे। उसको लगता था कि अगर मैं खुश हूँ तो सभी खुश होंगे। एक जब वो मर गए तो उनका वहाँ पे एक स्टैचू बनवाया गया, जो मतलब वहाँ पे वो बहुत बड़ा स्टैचू था उनका। अब वो पूरे अपने राज्य को देख सकते थे। जब वो देखते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उनके राज्य में सभी लोग बटे हुए थे। कोई कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, और वो सभी को देखते थे। और जो गरीब थे वो बहुत दुखी रहा करते थे, और जो अमीर लोगों के घर के बाहर बैठकर उनसे मतलब पैसे मांगते थे, ऐसे कुछ करते थे वे लोग। तो उन्होंने वो बहुत रो रहे थे, ऐसे ही रोते रहते थे मतलब। तो वो सैड प्रिंस बन चुके थे। अब एक दिन एक पक्षियों का ग्रुप होता है जो कि गर्मियों में तो यहीं पर रहता है, लेकिन सर्दियों जब वहाँ पे सर्दी आती है ना तो वो इजिप्ट चला जाता है। उनका नाम स्वेलोज़ का ग्रुप होता है। उसमें एक जो पक्षी था उसको वहीं अपने घर पर रुकना पड़ा था। जो उसके बाकी के फ्रेंड्स थे वे 6 हफ्ते पहले ही जा चुके थे इजिप्ट। अगर हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और बीच से क्वेश्चंस आ जाते हैं नंदिनी, तो उनके आंसर देने में कैपेबल हो? दे दोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे स्तर कुछ भी हो आंसर्स का। वैज्ञानिक चेतना के वाहक है आपके लिए कुछ है पता इसके बारे में? हाँ। बताओ। ये एक इनका जन्म हुआ था। हाँ, इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 में। अच्छा। और ये उन्हें मतलब उनके जो पिताजी थे वो उसके ज्योग्राफी के और मैथमेटिक्स के बहुत टीचर थे। ठीक है। विशाखापट्टनम में वो टीचर थे। तो उनका इंटरेस्ट जो था उनके वेंकटरामन का, वो उसमें ज़्यादा था, ज्योग्राफी वगैरह में इस सब में ज़्यादा था। तो वे भी बड़े होकर टीचर ही बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उन्हें वो बनना पड़ा। एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, उसमें उन्हें जॉब करनी पड़ी, जिसमें उनकी सैलरी काफ़ी ठीक थी। वहाँ पे उन्हें काम करना पड़ा, लेकिन जो उनका मन था वो ऐसे लगता नहीं था वहाँ पे ज़्यादा। वो सोचते थे कि मैं टीचर ही बन जाऊँ, ऐसा कुछ भी चाहते थे। एक दिन वे समुद्री यात्रा पे जा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक समुद्र को वो बहुत देर से देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि जो समुद्र है वो नीला क्यों होता है। अब वो इस तरीके से उन्होंने सोचते गए तो उस पर काफ़ी ज़्यादा विचार किए और उन्होंने मतलब इसका आंसर निकाला। तो उन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला, जो कि हमारे इंडिया में से आज तक किसी को मिला नहीं है, अभी तक किसी को तो मिला नहीं है। इस कारण साइंटिफिक तौर पर से क्यूबॉइड का हम 4 दीवारों का एरिया कैसे निकालते हैं? 2 × LB + BH + HL फॉर्मूला 6 का है टोटल सरफेस एरिया है। मैंने 4 का पूछा। 4 का LB माइनस कर देंगे। LB एक ही माइनस करेंगे। LB नहीं, कितने LB माइनस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? उसका सीधा फॉर्मूला है 2 × LB + L + B LB। हाँ, LB 2 × LB L + B × H इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है। अदरवाइज टोटल सरफेस एरिया से आपको 2 बार LB घटाना पड़ेगा। हाँ, उससे ऊपर वो चल जाएगा, हो सकता है, हो जाएगा। और कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसे हो हो जाएगा। जाएगा उसमें कैलकुलेशन इतने लंबे चौड़े नहीं है। और अगर मैं उसकी बात करूँ टोटल सरफेस एरिया की क्यूब की, तो वो क्या होता है? 6A²। और लेटरल सरफेस एरिया उसका 4A²। 13.1 तक कोई दिक्कत? नो सर। 15 चैप्टर नंबर 14। सर 14 में आज आपने 4 क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, तो उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था मेरा ग्राफ वाला। उसमें पॉलीगन ग्राफ बनाना था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। सो वो उसमें पूछना था मुझे। क्या प्रॉब्लम है उसमें? उसमें एक मतलब सीक्वेंस से नहीं था, वो डिसकंटिन्यूस था। डिसकंटिन्यूस। तो 1 to 6, 6 से 7 और 7 से 12 था। तो उससे सभी तो कॉन्टिन्यूस थे, वो 7 to 12 था। इसमें बीच में एक डिसकंटिन्यूस था। 1 से 6 होगा। हाँ। 7 से 13 होगा। 13। हाँ, फिर 14 से होगा। ऐसे हाँ, होगा। ऐसे था सर। तो उसमें तो आधा शुरू में घटा दो, आधा उसमें जोड़ दो, आगे कॉन्टिन्यूस बन जाता है वो। सर आधा जोड़ने से हुआ था मुझसे। हो जाएगा।
करवा देंगे। अभी हाल फिलहाल क्या स्थिति चल रही है स्टडी की? ठीक है। सही है। कितने नंबर्स आ सकते हैं अगर इसी सिलेबस से अभी 2-3 दिन के अंदर टेस्ट ले लिए जाए? सर जो आज टेस्ट हुआ था, अगर उसमें से 20 में से मार्क्स मिलते हैं तो 15 के आसपास मिलेंगे। 20 पंजे 100, 15 पंजे 75% है, 75% है, 75 सब्जेक्ट के हिसाब से अभी सही नहीं है। कारण एक पे ज़्यादा ग्रामर के छोड़ के अगर मैं उसकी बात करूँ राइटिंग स्किल्स की, तो वो कितना लेवल पे हो आप? राइटिंग स्किल में आप क्या कर सकते हो? राइट, किसी भी चीज़ के बारे में लिखना। तो वो तो सर मैं काफ़ी कर रही हूँ। जैसे हिस्ट्री के बारे में मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, काफ़ी सारा लिखा है उसके लिए। हाँ, तो किस स्थिति में रखा जाए? मतलब बढ़िया स्थिति में रखा जाए या एवरेज हो या प्रॉब्लम है? तो अभी तो एवरेज में है, मतलब प्रॉब्लम है कुछ सब्जेक्ट में है, कुछ में नहीं है, तो एवरेज भी रहेगा। ठीक है, उसके बारे में, ग्राफ के बारे में बात कर लेंगे अभी। बंद कर देना इसे, छुट्टी कर दो। ठीक है, तरस आता है तो